नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं इंडिया.com का पॉलिटिकल शो पोल पंच। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग हुई, जिसके बाद इस चुनाव में कम वोट पड़े, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। आखिर क्यों कम वोट पड़े और बीजेपी की दूसरी फेज को लेकर जो होना है 26 अप्रैल को, उसके लिए क्या रणनीति बनाएगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इंडिया.com के एडिटर अरुण चौबे सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहली जो वजह, मतलब सबसे मेन कारण, जो पहला जो फेज़ हुआ चुनाव का, क्यों वोट पड़े, क्या वजह रही? देखिए ब्रिज, इस बार का लोकसभा का चुनाव जो है 7 फेजेज में हो रहा है और चूंकि एक लंबा समय है, तकरीबन 2 महीने के बीच में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि पहले फेज़ में जो स्ट्रैटेजी होगी वो लास्ट फेज़ में नहीं होगी। हाँ। और पहले फेज़ में जो अनुमान लगाया जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं उसी तरीके से चुनाव जो है आखिरी समय तक आगे बढ़े। तो वही एक कारण है। आपने देखा होगा कि पहले फेज़ के चुनाव में, अगर इस चुनाव को 2019 के चुनाव से कंपेयर करें तो उस समय जो है तकरीबन 70% के पास वोटिंग हुई थी। और इस बार कई कारण हैं। इस बार हो सकता है कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकती थी कि पिछली बार जो है मैं देख रहा हूँ कि पिछली बार जो है इस तरह का, जैसे नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट मणिपुर में डिस्टर्बेंस है, वेस्टर्न यूपी में आप देखेंगे कि समाजवादी और बसपा के अलायंस नहीं है, तो वो भी जो बिखराव है, वोटों का बिखराव, वो भी एक कारण हो सकता है। प्लस तीसरा एक अहम कारण ये हो सकता है कि कुछ, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स या यूथ वोटर्स, क्योंकि रूलिंग अलायंस के साथ में अगर परसेंटेज का कम होने को लोग इस तरीके से कहते हैं, एनालाइज करते हैं कि साहब उससे जो है पूरी तरह से खुश न होना किसी एक सेगमेंट का। ओके सर। जिसकी वजह से वो जो अनिश्चितता और उसकी वजह से जो लोग थोड़ा सा निराश होकर भी वोट देने नहीं जाते हैं, तो ऐसा भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से, लेकिन आप एक कारण हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि चुनाव में जो है परसेंटेज का अंतर तकरीबन 7% के करीब है। ओके। तो ये एक चिंता का भी विषय है। मैं कुछ परसेंटेज का जो आप बात करें उस पर बता दूं। 2014 में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें जो बीजेपी जीती थी, उसमें 66% वोटिंग हुई थी। 2019 में 67.40% वोटिंग हुई थी। लेकिन ये जो पहला चरण हुआ है, इसमें 63% ही वोट पड़े हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जैसे वो आपने कहा कि 68 या 9% के आसपास की, वही मैं कह रहा था कि तकरीबन वो 7% के वोट बैंक का जो डिफरेंस आ रहा है पिछली वोटिंग में इस बार की वोटिंग में, तो उसमें कई फैक्टर्स हो सकते हैं। उसमें जैसा कि मैंने ये बताया कि जो वोटर्स की जो एपैथी कहते हैं, जो वोट देने के प्रति निराशा, वो भी एक कारण हो सकता है। प्लस क्योंकि जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर, तो कुछ लोग कभी कभी होता है कि लोगों का ये मानना होता है कि एक पार्टी जीत रही है तो क्या जरूरत है हम जाएं वोट करने। इस तरह के भी एक बात हो सकती है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र हमारे यहाँ एक तरह से महापर्व है, उत्सव की तरह लिया जाता है। इसमें लोगों का बढ़ चढ़ के वोट देना ज़्यादा जरूरी है। और उस परिस्थिति में अगर देखा जाए कि कुछ वोटिंग परसेंटेज कम हो गया, तो इसी वजह से बीजेपी ने थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की सर, है। यही चीज़ मैं भी जानना चाहूँगा कि बीजेपी के लिए क्या ये टेंशन की सिचुएशन है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है? जी हाँ, थोड़ा सा तो ये चिंता की बात है, क्योंकि लेकिन उसके साथ में मैंने ये भी कहा कि पहले दौर की वोटिंग में जो परसेंटेज है वो कुछ चीज़ डिसाइड नहीं करता है, वो लोगों का रुख बताता है। उसके अनुसार पॉलिटिकल पार्टी, ये पिछली बार भी हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्ट्रेटेजी जो है फिर से तय करती हैं और वो जो है अपने नए तरीके से, नहीं नए तरीके से मेरे कहने का मतलब जो आने वाले जो फेजेज हैं उनके लिए कुछ अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करती हैं और उसके अनुसार आगे चलती हैं, जिसका हम लोगों ने अभी इसमें प्रभाव देखना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जो है उसके दूसरे दिन से ही कुछ मामलों पे बहुत मुखर हो गए। वो चेंजेस क्या है सर? रणनीति में जो चेंजेस की जिक्र कर रहे हैं आप, वो है क्या? उसमें आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन उसकी वजह से विपक्ष में भी काफ़ी बौखलाहट मची। और राजनीति में आप देखा जाए, तटस्थ तरीके से देखा जाए, तो राजनीति में अभी तक मैंने देखा है कि अभी तक के चुनाव के जो रैलीज होती हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जो है डायरेक्ट जो है किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया। इस बार वो मैं जिक्र भी आपको कर देता हूँ कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस, SC ST का आरक्षण छीन कर। तो उसमें आप देखेंगे कि वो किस जगह पे क्या कहते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। राजस्थान की रैली में उन्होंने पहली बार नाम लिया, माइनॉरिटीज़ की बात कही जी, और कुछ घुसपैठियों की बात कही कि उनके जो है आपके और
और किसी एक विशेष वर्ग में ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो बाकी लोगों के वर्ग का जो हित जो है उससे जाया होता है। तो ये जो संसाधनों, सीमित संसाधनों पर एक वर्ग को ज़्यादा प्राथमिकता देना, कांग्रेस को उन्होंने ब्लेम किया। तो इस तरह की बात कह के उन्होंने डायरेक्ट तरीके से जो हिट किया है कांग्रेस को, इस तरह के अटैक से प्रधानमंत्री मोदी पहले अपनी चुनाव की रैलियों में बचते रहे हैं। लेकिन इस तरह से अगर वो हिट कर रहे हैं तो उसके कई मतलब निकलते हैं, क्योंकि वो अपनी सबका साथ विकास, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते रहे हैं। उससे काफ़ी अलग है ये जो नैरेटिव है काफ़ी अलग है। और डायरेक्ट कम्युनिटी का नाम लेना, उसमें थोड़ा सा दिखता है कि जैसे दो चीज़ें जो हैं, अगर हम लोग इसको अलग से एनालाइज करने की कोशिश करें तो इसमें जो पोलराइजेशन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। कुछ एक विशेष वर्ग जो है कहीं दूसरी तरफ पोलराइज होगा, एक विशेष वर्ग दूसरी तरफ से। तो पक्ष विपक्ष की राजनीति में जो है बड़े जो जातीय समीकरण भी बदलेंगे और कम्युनिटीज का पोलराइजेशन जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है वोटिंग पैटर्न। क्योंकि सर जब फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई उसके बाद तुरंत मीटिंग की जाती है, उसमें जेपी नड्डा होते, अमित शाह होते और अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि आप लोगों को अवेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए कहें। हाँ, यही मैंने कहा कि उसमें चिंता तो है। बीजेपी के लिए ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि देखिए जहाँ भी जो पार्टी रूलिंग में होती है, रूलिंग सेंटर में जो है रूलिंग पार्टी बीजेपी है, बीजेपी लेड अलायंस है, तो उसके लिए चिंता है कि वोटिंग पैटर्न कम नहीं होना चाहिए। जबकि हम लोग कितनी तरह से प्रचारित किए, इलेक्शन कमीशन ने कहा विशेष तौर से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि साहब जो फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या के बारे में उन्होंने बताया। और आप देखेंगे 18 से लेकर 35 का जो है हमारा जो वोटर है वो उसकी जनसंख्या तकरीबन इतनी है कि जो एक जो यूरोप का एक देश हो या कनाडा जैसा, रूस की आबादी के बराबर मैं कहूँगा, रूस की आबादी के बराबर जो है पूरा का हमारे यहाँ सिर्फ एक यूथ सेगमेंट का वोट बैंक है। और उसका जो इस तरह से जो है उसका मुखर तरीके से पार्टिसिपेशन न करना, ये चिंता की बात तो है ही है। अभी 89 सीट्स पे चुनाव होने, उसमें 12 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी है। आपको क्या लग रहा है इस चुनाव पे बीजेपी कहाँ पर भारी पड़ेगी? देखिए इस चुनाव में जो है आप देखेंगे कि बाकी कई जैसे उत्तर प्रदेश की 8 सीट हैं और कई जगहों पे इसी तरह से फ्रेगमेंटेड, बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। लेकिन इसमें जो है एक आप देखेंगे कि केरला में जो है 20 की 20 सीट जो है इस सेकेंड फेज में जा रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले फेज में आपने देखा कि साउथ इंडिया की, तमिलनाडु की 39 सीट्स चली गई पहले फेज में वोट की। उसी तरह से केरला में जो है 20 सीट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और केरला में इस बार जो है जिस तरह से आप देख रहे हैं लड़ाई चल रही है, और हम लोग ये देख रहे हैं कि बीजेपी बार बार कह रही कि हमने 15% से ऊपर वोट बैंक वहाँ पर अपना बना लिया है। तो हमें जो है अगर कोशिश करेंगे तो डबल डिजिट में सीट जीत सकते हैं, यानी 10 के आसपास का उनका अनुमान है। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले जो चुनाव हुए थे 2019 के, उसमें एक बात और मैं कह दूं कि केरला की राजनीति जो है बाइपोलर पॉलिटिक्स रही है। बाइपोलर पॉलिटिक्स मतलब या तो कांग्रेस लेड जो यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो जीतता है, या फिर उसके बाद जो है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसमें जो कम्युनिस्ट सीपीआई लेड जो है उनके साथ में जो घटक दल होते हैं। लेकिन इस बार जो बीजेपी ने क्या किया है 2019 के चुनाव में, वहाँ सेंधमारी की है। 2022 के असेंबली इलेक्शन में उन्होंने अपना मत प्रतिशत बढ़ाया है, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंट हैं। और कॉन्फिडेंट इस तरह से हैं, सीए वाला भी उन्होंने जो बिल लाए हैं तो उनका मानना है कि इस तरीके से जो वहाँ की जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, जो एक 10% से ऊपर के तो उनको टारगेट करेंगे इस चीज़ नहीं उनको भी अपनी तरफ ले आएंगे। बिल्कुल वही, उनको भी अपनी तरफ ले आएंगे। हिंदू वोट बैंक जो हार्डकोर कम्युनिस्ट पार्टीज को वोट दे देता है या कांग्रेस की तरफ चला जाता है, उसमें भी नायर कम्युनिटी है, कुछ और कम्युनिटीज है जिनको इन्होंने भी खुश करने की कोशिश की है अपने जो सनातन के एजेंडे के जरिए, हिंदू जो कार्ड खेल के। तो वो सब कारण है जिसकी वजह से ये लोग कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार जो है हम जो है केरला में 10 के करीब सीट जीतेंगे। अब क्या होगा ये देखना होगा। सर मैं 4-5 जो सीटें हैं अलग अलग राज्यों की उस पर ही बात करूंगा। पहले केरल से ही शुरू करूंगा। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। तिरुवनंतपुरम पहले केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उनके सामने शशि थरूर है जो ऑलरेडी वहां से सांसद है। हाँ, शशि थरूर वहां पर 2009 से लगातार जीत रहे हैं। बिल्कुल, तो क्या लग रहा है इस बार? उनका वोटिंग परसेंट भी तकरीबन आप देखेंगे, विनिंग जो है तकरीबन वो 40% से ऊपर 50% के आसपास उनके पास वोट प्रतिशत भी मिला है। तो आप उसमें एक बात बता दूं, तिरुवनंतपुरम की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक असेंबली सीट है ओ राजा गोपालन, एक बार जो है
2000 मैं कहूँगा कि 16 के चुनाव में जो है एक सीट, सिर्फ असेंबली सीट बीजेपी जीत पाई है। अच्छा। वो राजा गोपालन जो है वो एक बार जीत पाए हैं। उसके बाद बीजेपी ना तो इस 2022 के असेंबली इलेक्शन में और न ही किसी चुनाव में, जबकि उन्होंने म्यूनिसिपल इलेक्शन में काफ़ी सीटें जीती हुई हैं। तो वो कॉन्फिडेंस इनको है कि म्यूनिसिपल इलेक्शन में और जो असेंबली इलेक्शन में, इसमें तकरीबन 15 से 18% का वोट बैंक मिला है इनको, प्रतिशत मिला है जो बढ़ा है, उसकी वजह से लोग कॉन्फिडेंट है। और राजीव चंद्रशेखर इस बार जो है उन्होंने जो है, चूंकि बहुत वहीं से आते हैं और केंद्र में मंत्री हैं और 3 बार से शशि थरूर जीत रहे हैं, तो इस वजह से कई फैक्टर हैं जो कि उनके फेवर में आ रहे हैं। वहाँ की जो जातीय गणित भी है, हाँ, उसमें मेजॉरिटी जो है हिंदू वोट बैंक है। तो हिंदू वोट बैंक जो मेजॉरिटी है, और अगर आप कहें कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम वोट बैंक वहाँ उतना प्रभावी नहीं जितना हिंदू कम्युनिटी प्रभावी है। इस वजह से बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है कि एक कद्दावर नेता को हमने उतारा है, हाँ, और जो कि केंद्र में वो मंत्री भी रहा है, तो वो उन लोगों की उम्मीदें है कि वो एक सीट जो है निकल सकती है उनकी। दूसरी सीट में सर छत्तीसगढ़ से बात करूंगा, राजनांदगांव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्सेस भाजपा के संतोष पांडे। हाँ, संतोष पांडे जी जो है वहां से लगातार जीतते रहे हैं। हाँ, आप देखे जाए तो 2019 में भी जीते थे, लेकिन यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाई वहाँ के बड़े नेता, इसमें कोई दो राय नहीं। चीफ मिनिस्टर रहे, और कांग्रेस ने जो है आपकी अपने बड़े बड़े नेता को, उन्होंने दिग्विजय सिंह को भी उतारा हुआ है, बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने चुनाव में उतारा है ताकि जो उनकी वो सीट जो है निश्चित रूप से निकल सके। और वहाँ पर आप देखेंगे कि ट्राइबल पॉपुलेशन ज़बरदस्त है। राजनांदगांव में तकरीबन 25% के करीब ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो ऐसी स्थिति में जो उन्होंने काम किया है, और उनकी जो कांग्रेस दावा करती रही कि वहाँ के बड़े नेता हैं, इसका भी एक एसिड टेस्ट है। बिल्कुल, उनकी छवि और पूरी जो कहते हैं ना, दांव पे लगा देना कांग्रेस ने। हाँ। तो वो उनकी पर्सनालिटी का, उनके पॉलिटिकल कैरियर भी एक तरह से देखा जाए कि उसकी जो छवि है वो स्टेक पे है। तो वो भी पूरी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांटे का मुकाबला है। और चूंकि बीजेपी लगातार जीतती रही है, वहाँ पर सरकार उनकी है, तो ऐसी परिस्थितियों में ये किसी को ये कह देना कि वही जीतेगा थोड़ा मुश्किल है। और यूपी का क्या हाल है? मथुरा मेरठ, 2 एक्टर, ये हेमा मालिनी और अरुण गोविल। देखिए, आपको एक बात बता दूं कि हम लोग हेमा मालिनी की बात करते हैं, तो हेमा मालिनी जो है इस बार जिस देखा जाए तो उनके प्रति जो है उस क्षेत्र में जो आक्रोश था, हाँ, इसीलिए आक्रोश था। इंडिविजुअली मैं कह सकता हूं कि उनकी पर्सनालिटी या उनके वहां पर क्षेत्र में न रहने की वजह से वो क्षेत्र में लोगों के बीच में नहीं जा सकती, ऐसी नेता नहीं है, ग्रास रूट लीडर तो है नहीं। बिल्कुल। तो उसमें पॉजिटिव फैक्टर ये है कि वहां पर उन्होंने, आपको याद होगा कि 2014 के इलेक्शन में जयंत चौधरी को हराया था। जाट वोट बैंक वहाँ बहुत प्रभावी है। हाँ। और जयंत चौधरी इस बार जो है बीजेपी के अलायंस में है। हाँ। तो इसलिए जो जाट वोट बैंक बहुत सेंसिटिव होता है, वो उनका जो नेता होता है उसके साथ में वो लोग जाते हैं। जयंत का आना बहुत बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर है बीजेपी के लिए, अदरवाइज ये सीट फंस सकती थी। अच्छा, अदरवाइज फंस सकती थी। फिलहाल तो वो जीतती हुई। मेरठ की सीट में आप देखेंगे कि मेरठ की सीट में मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि बीजेपी के वो है अरुण गोविल। हाँ। इन लोगों ने बहुत बड़ा कार्ड खेला है, राम कार्ड। हाँ, और जो पूरा का पूरा सेंटीमेंट्स है, सेंटीमेंट्स जो है जो कि सनातन वाला सेंटीमेंट है, तो वो सीट भी बिल्कुल स्पेशली ये लोकसभा चुनाव इस लोकसभा चुनाव में। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री के पहली जो यूपी की रैली शुरू हुई थी, तो मेरठ से ही शुरू हुई। तो बहुत सारे इमोशनल इशूज जुड़े हुए हैं, और राम मंदिर का बनना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसको जिस तरह से जो है बीजेपी प्रयोग कर रही है अपने हितों के लिए, राजनीतिक हितों के लिए, जाहिर सी बात है उनके टेन्योर में बना है, तो वो लोग उसका पूरा का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये सीट भी है जो बिल्कुल हिंदू क्या कहेंगे, जनमानस के साथ में, हाँ, और उस वेव के साथ में, सेंटीमेंट्स के साथ में बीजेपी के ही फेवर में जाती हुई दिख रही है। अब राजस्थान की बात करें, यहाँ एक सीट है बाड़मेर, वहाँ पर इस बार निर्दलीय खड़े हो रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी, जिसका हम लोग ने इंटरव्यू देखा, और लगातार सोशल मीडिया पर वो आदमी बहुत ही वायरल है। सोशल मीडिया पर रीच, लोग उनके मतलब उसके नाम के नारे लगा रहे हैं। काफ़ी सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जा रहा है, लेकिन वही बीजेपी की ओर से कैलाश चौधरी है। कैलाश चौधरी पुराने नेता हैं, लेकिन ये जो बाड़मेर से यूथ नेता, हाँ, आपने जो नाम लिया, हाँ, इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर उन्होंने जो यूथ को जो एक तरह से मोबिलाइज किया है,
और अगर परिवर्तन की बात करें तो राजनीति में देखिए, मैं तो कहूँगा कि ये पॉजिटिव सी बात है। अगर जनता किसी व्यक्ति के, एक यंग लीडर के पीछे खड़ी होती है, जैसा कि उनके नॉमिनेशन में देखा है, लाखों की भीड़ जो है, जैसे कि वो भीड़ ही लड़ने के लिए चुनाव आ रही है, इस तरह का जो सिंबॉलिज्म दिखा उस नॉमिनेशन के दौरान में, वो जनता की जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, जो किसी एक पर्टिकुलर लीडर के पीछे जनता खड़ी हो जाती है। तो ये बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है देखा जाए तो डेमोक्रेसी के एक्सपेरिमेंट में हमारे यहाँ। और उनका इस तरह से जो सपोर्ट मिलना, अब जीते या हारे, क्योंकि जीतने में बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बनता है, लेकिन उनका इस तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से एक आइसोलेटेड तरीके से उभरना, अकेले दम पे जो है चुनाव और यूथ फोर्स के रूप में उभरना, बहुत मतलब उसका स्वागत किया जाना चाहिए। एक और सीट है कोटा, जो काफ़ी वीआईपी सीट है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वहाँ से खड़े हैं। क्या लग रहा है सर? बिरला साहब वहाँ के बड़े नेता हैं, और आप जैसा कि जानते हैं कोचिंग का सेंटर है, वो ऑल इंडिया लेवल पे फेमस जगह है। और बिरला जी जिस तरह से उस किनारे, मतलब कोटा इसके पहले इतना चर्चा में नहीं था, चर्चा में सिर्फ वो कोचिंग सेंटर्स के लिए हुआ करता था, लेकिन बिरला जी का जो है स्पीकर बनना, उसके साथ में जो नई पार्लियामेंट में शिफ्ट होना, संगोल की सेरेमनी, वो जो शेर के साथ में जो वो सब, उन सब जो अशोक की लाड का बनना, और उसके साथ में जो पॉजिटिव तरीके से वो उभरे, उनकी जो मतलब एक स्टेट से लेकर वहाँ तक का केंद्र का सफ़र जो है, उसमें एक बड़े नेता के रूप में उनकी छवि राजस्थान से उभरी है। तो ऐसे में थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि उनको हराया जा सकता है, और उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर फिलहाल। हाँ सर, एक आखिरी सवाल है। सेकेंड फेज़ का 26 अप्रैल से इलेक्शन है, चुनाव मतदान पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, बीच में ऐसी रणनीति बदलना बीजेपी के लिए? मैं एक बात कहूँगा इसमें, कि बीजेपी ने जो डायरेक्ट तरीके से मुसलमान हितों उसकी बात को उठाना शुरू किया है, तो उसमें मैं एक रेफरेंस देना चाहूँगा पसमानदा मुसलमान का। देखिए, मुसलमानों को जो लाभ हुआ है उसमें एक विशेष वर्ग, ऊपर का वर्ग लाभान्वित हुआ, लगातार वो लाभान्वित हो रहा है। लेकिन पसमानदा मुसलमान जो ओबीसी और जो सोशली इकोनॉमिक जो बैकवर्ड क्लास है, उसमें मुसलमानों में भी आप कहेंगे कि जाति की बात, जाति है वहाँ पर। जैसे कि आप हिंदुओं में देखते हैं अपर कास्ट और बीच का जो है ओबीसी है, और एससी शेड्यूल कास्ट है। उसी तरह से आप मुसलमानों में भी है नहीं, इजलिटेरियन सोसाइटी मानी जाती है, लेकिन कास्ट के रूप में जो भी एक तरह से पैरेलल सिस्टम डेवलप हो गया है। तो उसमें जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, उसमें जो वर्ग है, कुछ जातियां आती हैं जिनको जो है लाभ नहीं मिल रहा है, तो प्रधानमंत्री ने जो है उन लोगों को टारगेट किया है। उनको जो है आप देखेंगे कि उसमें से मत प्रतिशत भी आप कंपेयर करेंगे 2016 के बाद में जो है आम मुसलमान से ज़्यादा जो है बाद में आप 2022 तक आते आते पसमानदा मुसलमान करीबन 9 से 10% जो बीजेपी को दे रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा गांव की योजनाएं हैं, या जो नीचे की जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे फ्री राशन ये सब जो मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिला है, या स्वास्थ्य सुविधा है, तो उसमें जो ये सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट में जो है अपने जो मुस्लिम क्लरिक्स की बात करके या किसी और की बात को मस्जिद में जो आह्वान होता है कि इन्हीं को वोट करना है, उन सब बातों से अलग इन लोगों ने अपने हितों को देखते हुए ऐसे गरीब लोगों ने जो है बीजेपी को वोट किया है। और ये सेगमेंट आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि तकरीबन 25 सीट जो है मुसलमान लोग वहाँ पर सेगमेंट जो है 20 से 50% तक आता है 25 लोकसभा सीट में। तो वो 25 सीट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि बिहार में जहाँ की 15% यादव वोट बैंक है, तो 17% मुसलमान वोट बैंक है। उसी तरह से आप देखेंगे केरला में, मैंने कहा केरला में ज़बरदस्त है, वहाँ लोग डिसाइडिंग फैक्टर हैं। तो ये 3-4 और छत्तीसगढ़ का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि तकरीबन 45 सीट जो है 40 से 45 सीट हुआ करती थी असेंबली इलेक्शन में, जिसमें दिसंबर में परिणाम आया। तो उसमें जो 13% वोट बैंक माइनॉरिटी वोट बैंक है, उसने इन मास यानी एक तरफा वोटिंग कांग्रेस के लिए की, और उन लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाने में वही बहुत बड़ा फैक्टर था तेलंगाना में। उसी वजह से ये सब जो कारण है, उसकी वजह से जो है बीजेपी ने ये पसमानदा मुसलमानों को जो है आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ जो वर्ग है उस कम्युनिटी में, उसको खुश करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये कार्ड खेला है। अब ये आने वाले जो फेजेज हैं चुनाव में कितना असर डालेंगे तो अब देखा जाएगा, फिर 4 जून को दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल सर, समय हो चुका है, आपने अपनी बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी देखते रहिए India.com। शुक्रिया।